मैं कलामुल्लाह इतिहास की बातें करता हूं। आज फिर मैं 9th क्लास के इतिहास के संबंध में जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर के कार्यों के बारे में चर्चा करूंगा। आज हिटलर की गृह नीति पे बात करूंगा और आज के लेक्चर में मैं टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का प्रिस्क्राइब्ड है, सीबीएसई के लिए हो या बिहार बोर्ड के लिए हो, उसमें जो 3 क्वेश्चन हैं उनको समझने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है कि हाउ नाजी प्रोपेगेंडा इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हेट फॉर ज्यूज, दूसरा है वोमेन इन नाजी जर्मनी और तीसरा है इन व्हाट वे स्टेट सीक टू एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल, यानी यहूदियों के प्रति घृणा किस तरह प्रोपेगेंडा फैलाकर पैदा की गई, नाजी जर्मनी में नाजी समाज में औरत की स्थिति क्या थी और नाजी रिजिम में किस तरह जनता पे पूर्ण अधिकार, सरकार ने पूर्ण अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिलेंगे हिटलर के कार्य यानी उसकी गृह नीति में। नीति क्या होती है पहले ये जाने। नीति जो है सेट ऑफ डिसीजन होता है, जो सरकारें समय परिस्थिति बस निर्णय लेती हैं वह नीति कहलाती है। निर्णय लेने के पीछे कुछ इंटेंशन होता है। इंटेंशन क्या होगा, हम क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, ऑटोक्रेसी चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं, जिस तरह की मानसिकता का निर्माण करना चाहते हैं वैसे ही हमारा सेट ऑफ डिसीजन होगा, निर्णयों की एक समष्टि होगी, समुच्चय होगा। तो नाजी जर्मनी क्या चाहता था ये तो हम लोग अब तक समझ ही चुके हैं कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी, ये अधिनायकवादी सत्ता थी, यानी सारे अधिकार किसी व्यक्ति विशेष में निहित हो जाते थे। आइए इसको एक एक चीजों को हम समझते जाते हैं। पहला है अधिनायक तंत्र की स्थापना। अधिनायक तो हमने बता दिया कि एक व्यक्ति में सारी सत्ता स्थापित कर देना और हर व्यक्ति को विवश करना कि आप इस महानायक की पूजा कीजिए, साष्टांग दंडवत हो जाइए। उस तरह का सुपरमैन हिटलर था और पूरी नीति इसीलिए बनाई जाएगी कि पूरी जनता उसको स्वीकार कर ले और उसके प्रति समर्पित रहे। तो अधिनायक तंत्र की स्थापना के लिए क्या किया, इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशियरी पे और जो ऑटोनॉमस बॉडी थी उन पे और पॉलिटी पे टोटल कंट्रोल कर लिया। इस तरह क्या होता है, डेमोक्रेसी में कई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और वहां पे क्या हुआ, एक ही पार्टी होगी, नाजी पार्टी, उसी से संबंधित संस्थाएं काम करेंगी, बाकी संस्थाएं, बाकी पार्टियां प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। ऑटोनॉमस बॉडी नाम भूल जाइए, स्वायत्त संस्थाएं क्या होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिनको ऑटोनॉमस स्टेटस होता है, वह अपना निर्णय खुद करते हैं। इस तरह की संस्थाएं वहां समाप्त कर दी जाएंगी। आर्मी पूरी तरह सरकार के प्रति समर्पित होगी, ऐसे ही कमांडर बहाल किए जाएंगे जो नाजीवाद में विश्वास करते हो। मीडिया 100% स्टेट कंट्रोल्ड होगी। इकोनॉमी सरकार ही अर्थ को नियंत्रित करेगी, सरकार ही नीतियां बनाएगी, वही प्रोडक्शन करेगी, कोई इसमें इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होगा। दूसरा, विशेष सुरक्षा दल का गठन। विशेष सुरक्षा दल के गठन में आप कुछ नाम याद कीजिए। गेस्टापो क्या था, सेक्रेट स्टेट पुलिस थी, स्टॉर्म ट्रूपर्स, सिक्योरिटी सर्विस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस, ये जितने हैं ना ये सब नाजीवाद की देन है। इसलिए है क्योंकि वहां से रेगुलर पुलिस पहले थी जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहना करती थी। रेगुलर पुलिस के अतिरिक्त नाजी हिटलर ने गेस्टापो एक गुप्त संगठन पुलिस बल का गठन किया। स्टॉर्म ट्रूपर्स ऐसे इनको बोला जाता था। तो चाहे स्टॉर्म ट्रूपर्स हो या सिक्योरिटी सर्विस हो या प्रोटेक्शन स्क्वाड्स हो, सुनने में नाम तो अच्छा लगता है बट काम बड़ा घृणास्पद था। काम इनका क्या था, आम जनता पे नियंत्रण रखना, ये देखना कि कौन सरकार के विरुद्ध बोल रहा है, कौन सरकार के विरुद्ध सोच रहा है और जिस पे शक होता था उसको बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ्तार करो और ले जाके गैस चैम्बर में डाल दो, उसकी हत्या करने के लिए विवश कर दो। तो ये जितने हैं स्टॉर्म ट्रूपर्स हैं या गेस्टापो है या क्रिमिनल पुलिस है या सिक्योरिटी सर्विस है या प्रोटेक्शन स्क्वाड्स है, ये सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल
पावर इनको दिया गया था। ये मनमाने ढंग से व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का माने ही भूल जाइए वहां। तीसरा है यहूदियों पर भीषण अत्याचार। पता है ना, नाजीवाद एक रेशियल फीलिंग है और एक रेशियल स्तरीकरण पे डिपेंड है। और इसमें बताया क्या गया कि सर्वोच्च रेस जो है वो कौन है, नॉर्डिक जर्मन की, और सर्वोत्कृष्ट जो है वो कौन सी है, तो यहूदियों की है, ज्यूज जिनको बोलते हैं। इन्हें अनडिजायरेबल माना गया और इनका क्या किया गया, सबसे पहले इनकी संपत्ति छीन ली जाएगी, फिर इनके राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाएंगे और सर्वोपरि इनकी नागरिकता ही छीन ली जाएगी। अब न ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, न वोट दे सकते हैं, न संपत्ति रख सकते हैं, केवल और केवल इनको या तो भागना है या मरना है। तो ये मरेंगे ही, मार दिए जाएंगे, इनको भागने का भी और धर्म परिवर्तन का भी अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ नस्ल भेद इतना जबरदस्त होगा कि कभी भी वो लोग यानी नाजी दर्शन के फॉलोअर नहीं चाहेंगे कि ये लोग उनमें कन्वर्ट हों। वो लोग ये मानते हैं कि अपनी समस्याओं का या सभी समस्याओं का समाधान करने में नाजी जर्मन और उसकी जो नॉर्डिक रेस है वह स्वयं सक्षम है, किसी बाहरी की जरूरत नहीं है। इसलिए यहूदियों को अनडिजायरेबल घोषित करने के साथ यातना शिविरों में पशुओं की तरह रखा जाता था और उनकी सामूहिक हत्या की जाती थी। अगला महत्वपूर्ण है गृह नीति में क्या है, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। अब शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, सबसे पहले टेक्स्ट को लिखवाया जाएगा, पाठ्य पुस्तकों को लिखवाया जाएगा और नए पाठ्य पुस्तक में क्या होगा, हिटलर के प्रति स्वामी भक्ति, नाजी दर्शन के प्रति आस्था, युद्धोन्माद यानी युद्ध का महिमा मंडन, यहूदियों के प्रति घृणा, इन सारी चीजों को टेक्स्ट में ला करके और वहां की शिक्षा व्यवस्था सरकार द्वारा नियंत्रित होगी। अब सरकार ही शिक्षा देगी, बाकी कोई नहीं। इसके बाद युवाओं के प्रति इनकी नीति क्या थी, हर तानाशाह के लिए युवा सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि युवा इमोशनल होता है, उसके पास दूरदृष्टि नहीं होती है, वह भविष्य के बारे में बहुत सही निर्णय नहीं ले सकता, वह इमोशनल निर्णय लेता है, वो लॉजिकल कम होता है, इमोशनल ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ के मिस्टर हिटलर ने भी युवाओं पे विशेष फोकस किया और उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्या, सामाजिक संस्था। क्यों? युवाओं को अपने मन मुताबिक बनाने के लिए। अगर 10 साल का कोई युवा हो जाता था, उसको यंग वोल्क नामक संगठन में ले जाकर के ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर वो 14 से 18 वर्ष के बीच का था तो उसको हिटलर यूथ में ले जाया जाता था। ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन था जहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चे को, किस चीज़ की, नाजी दर्शन में आस्था, युद्ध में आस्था, युद्ध का महिमा मंडन, यहूदी के विरुद्ध घृणा, और अंत में 18 साल से ज़्यादा का अगर वो हो जाता था तो उसे लेबर सर्विसेज में या फिर आर्म फोर्सेज में जाना होता था। ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है। 1936 में एक नियम बना करके वहाँ की युवतियों के लिए भी हिटलर यूथ में जाना अनिवार्य कर दिया गया, यानी लड़का हो या लड़की सबको सैनिक बनना ही बनना है। इसके बाद नाजीवाद के प्रसार के लिए प्रचार माध्यम का सहारा। यहाँ देखिए मीडिया मैनेजमेंट बड़ा सोच समझ के किया जाता है अधिनायक तंत्र में। पहली बात उसके लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाता है। लैंग्वेज इतना सुंदर होगा कि लगेगा वाह क्या शानदार, वाकई ये लोग मसीहा हैं, लेकिन उस लैंग्वेज के पीछे इनकी जो घृणित आत्मा है उसकी अभिव्यक्ति होती है। अब देखिए एक शब्द स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट किसको देते हैं, जो हरदिल अजीज होता है, जो दिल के करीब होता है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। ये फाइनल सॉल्यूशन, ये दोनों शब्द किसके लिए हैं, फॉर मास किलिंग, सामूहिक नरसंहार के लिए। किसका नरसंहार, किसकी सामूहिक हत्या होगी, तो उनकी होगी जो नाजी नहीं है, यानी नाजीवाद से जो लोग मोटिवेटेड नहीं है, उनके प्रति समर्पित नहीं है, उनको मारने के लिए जो शब्द यूज किया जाएगा वो स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशन जैसा शब्द होगा। ध्यान दीजिए,
कभी भी नाजीवाद किसी की हत्या करता है तो उसके लिए किल शब्द का यूज नहीं करता। वो कभी नहीं करता कि हम इनको सजा दे रहे हैं। उनके लिए ऐसे ही लच्छेदार आकर्षक शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन इसके पीछे की मंशा तो आप समझ गए। मीडिया मैनेजमेंट बड़ा जबरदस्त किया गया, चाहे वो विजुअल हो यानी देखने वाली टीवी पे, या इमेज हो। कितना बड़ा बड़ा पोस्टर साट दो ना कि देख के लगेगा वाकई ये सुपरमैन है। फिल्में भी तो संस्कृति के निर्माण में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वहां पे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई, द इटर्नल ज्यू, और इसके माध्यम से यहूदियों की मिमिक्री की गई, उनके प्रति घृणास्पद छवि बनाई गई। ऐसे भी मैं बता चुका हूं कि उनको क्या कहा जाता था, असरर, यानी हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देने वाले मनी लेंडर होते थे, और दूसरे को धोखा देने वाले, दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले। तो इनके प्रति ये इटर्नल ज्यू फिल्म बना करके घृणा का वातावरण सृजित किया गया। हर तानाशाह यही करता है, वो क्या करता है, एक को दूसरे के प्रति लड़ाता है, और एक आदमी, एक वर्ग विशेष को इतना टारगेट किया जाता है कि दूसरा वर्ग विशेष वास्तव में उसे अपना दुश्मन मानने लगता है। वो लोग भूल भी जाता है कि मानव मानव है और सभी मानव एक समान है, सभी ईश्वर की कृति हैं। वो ये मानता है कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सबके सब निकृष्ट हैं। अगला रेडियो दिन रात बजते रहे और महिमा मंडन होते रहे। हर न्यूज़ के पहले, न्यूज़ के बाद, हर कार्यक्रम के बीच बीच में महामहिम की महिमा गाई जाती रहे। कैची स्लोगन्स, बैनर पोस्टर हर जगह, दीवारों पे, टीवी पे, सिनेमा घरों में ऐसा ऐसा स्लोगन दे दिया जाए कि जनता वाकई खुश हो जाए कि वाह, अब तो पूछना ही क्या है, स्वर्ग का अवतरण होने ही वाला इस धरा पे, बस इस महामानव को वहां तक पहुंचा देना है। तो इस तरह एक प्रोपेगेंडा वार इन्होंने चलाया, और प्रोपेगेंडा वार के वजह से नाजीवाद जो है यह यहूदियों के प्रति घृणा का वातावरण सृजित करने में सफल हो गया, और बड़ी व्यापक संख्या में वहां से यहूदियों का नरसंहार कराया गया। इनकी धर्म के प्रति नीति देखिए तो धर्म को राजकीय नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। प्रोटेस्टेंट धर्म को अपने पक्ष में रखने का प्रयास किया हिटलर ने, और कैथोलिक चर्च, वहां जानते हैं दो ही धर्म प्रमुख थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, हैं तो दोनों एक ही। वास्तव में जो पुराना चर्च है वो कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक धर्म ही है ईसाइयों का। लेकिन बाद में इसमें सुधार को लेकर के जो आंदोलन हुआ प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहलाया, और उसके बाद जो इसमें सुधरा हुआ रूप था वो प्रोटेस्टेंट का हो गया। तो कमोबेश ये दोनों चर्च जो है हर देश में पाए जाते हैं। तो प्रोटेस्टेंट को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, और फिर कैथोलिक चर्च को कहा कि आपको हम वही संरक्षण देंगे जो प्रोटेस्टेंट चर्च को देते हैं। कुछ हद तक तो सफलता भी मिली। जो कैथोलिक चर्च का प्रधान पुरोहित था, पोप था, उसने कहा भी कि ठीक है, आप हमें संरक्षण देंगे और हम कोई राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, नाजीवाद का विरोध नहीं करेंगे। बट ये कॉन्कॉर्ड जो है, ये जो समझौता है, ये भी एक सीमा तक ही सफल हुआ, उसके बाद नहीं सफल हो पाया। अगला महत्वपूर्ण है जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास। यहीं से पता चल जाएगा कि नाजी जर्मनी में वोमेन्स की स्थिति क्या थी। देखिए, वोमेन्स को मेंस के इक्वल नहीं मानते थे वो लोग। वहाँ सीधी सी बात थी कि महिलाएं अच्छी माता बनने के लिए हुई हैं और उन्हें अच्छी माता बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए वो क्या, अच्छे नॉर्डिक नस्ल के बच्चे पैदा करने पे फोकस किया गया। और क्या कहा गया कि जो नॉर्डिक नस्ल की जर्मन महिलाएं हैं वह अपने नस्ल को या नॉर्डिक नस्ल को छोड़ के बाकी किसी दूसरी नस्ल के पुरुष के संग कोई संपर्क नहीं रखेंगी, और अगर रखेंगी तो पनिष्ड की जाएंगी। क्या पनिशमेंट होगा आगे बताते हैं। इन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने और श्रेष्ठ नस्ल के बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इनके लिए ऑनर क्रॉस की घोषणा की गई। अगर 4 बच्चे पैदा करती थी कोई नॉर्डिक नस्ल की जर्मन वोमेन तो उसे ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। अगर वो 6 बच्चे पैदा कर दे तो बल्ले बल्ले सिल्वर मेडल मिलेगा, और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा कर दे तो गोल्ड मेडल मिलेगा। सोच लीजिए, जैसे अपने यहाँ का पद्म पुरस्कार मिल रहा हो। और ये पुरस्कार ही नहीं मिलेगा, इनको स्पेशल अवार्ड मिलेगा। कहाँ? हॉस्पिटल में रियायती दरों पे इलाज होगा।
इसके बाद थिएटर में जाके ठुमके लगाइए ना, कम पैसा लगेगा। दुकानों पे खरीदारी कीजिए, छूट मिलेगी। रेलवे फेयर यात्रा कीजिए, वहाँ भी छूट मिलेगी आपको। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, मतलब श्रेष्ठ नस्ल की बच्चे नहीं पैदा करती, अच्छी माता नहीं बनती और नॉर्डिक नस्ल के मर्दों को छोड़ के बाकी किसी नस्ल के पुरुष के संग आप दिख जाती हैं, तो फिर यू वर पनिश्ड। कैसे? शेव्ड हेड्स, बाल मुड़ा दिया जाएगा। ब्लैकन हेड्स, सर पे काली पोत दी जाएगी, मुंह पे काली पोत दी जाएगी। और प्लाकार्ड, गले में देखता है ना एक पट्टी जो लगती है, तो पट्टी लगा के उस पर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आई हैव सूलिड द ऑनर ऑफ आवर नेशन। हमने अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को सूली पे चढ़ा दिया है। आपको स्वयं घोषणा करना होगा। अगर नहीं, यानी पनिश से बचना है, तो आपको अधिक से अधिक नॉर्डिक नस्ल के शुद्ध बच्चे पैदा करने ही होंगे, क्योंकि श्रेष्ठ बच्चे पैदा होंगे तभी श्रेष्ठ नस्ल पैदा होगी और तभी ये दुनिया पे शासन कर पाएंगे, इनकी तानाशाही चल पाएगी। तो ऐसे स्थिति में महिलाओं को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्मन जाति की महिलाएं, अन्य जाति की महिलाओं को तो कोई स्थिति ही नहीं थी। नॉर्डिक नस्ल की महिलाओं के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ कि उन्हें श्रेष्ठ बच्चे पैदा करने पे अवार्ड मिलता था और ऐसा नहीं करने पे पनिश किया जाता था। अगला है इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार। वहाँ के जो वित्त मंत्री थे जालमर श्रेष्ठ, जालमर श्रेष्ठ ने क्या कहा? फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरी क्षमता से उत्पादन करो और पूर्ण रोजगार दो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की, विदेशी व्यापार जो है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, उसको भी सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, इंपोर्ट को कंट्रोल किया। कहा कि आयात नहीं करेंगे, निर्यात करेंगे। निर्यात के लिए जरूरी है कि फुल प्रोडक्शन हो, जितना प्रोडक्शन होगा उतना हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा, दूसरे राष्ट्र की संपत्ति अपने राष्ट्र में आएगी। 1936 में आर्थिक विकास की चतुर्वर्षीय योजना लागू की गई। अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना चलती थी, जो हमारे यहाँ योजना चलती थी अब तो वो भी समाप्त हो गई है, योजना आयोग ही भंग हो चुका है। लेकिन अपने यहाँ जो योजना चलती थी वो सोवियत रूस से प्रभावित थी और वहीं के हिसाब से पंचवर्षीय योजना चलती थी। और जर्मनी में 4 वर्षीय आर्थिक योजना चलती थी, ये आर्थिक विकास के लिए समर्पित थी। इसके पीछे का उद्देश्य था कि खूब स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, खासतौर से सेना के लिए। सेना के सभी उपस्कर जो हैं उनकी आवश्यकता की सारी चीजें स्वदेश में बने और आत्मनिर्भर जर्मनी के निर्माण के लिए आर्थिक विकास योजना लागू की गई। इसी का परिणाम था वोक्सवैगन जो आज कार खूब चर्चा में है ना, ये उसी समय बनी थी। ये पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल है, यानी आम जन के उपयोग के लिए ये कार बनी थी। तो जो आर्थिक सुधार हुए उससे बहुत फायदे भी हुए। जैसे खाद्यान्न में जर्मनी आत्मनिर्भर हो गया, एक पब्लिक कार मिल गई और वहाँ जो बेरोजगारी थी वो भी दूर हुई। लेकिन ये सारे जो सुधार थे, इसका दुष्परिणाम आगे हम देखेंगे, आगे के लेक्चर में बात करेंगे। अभी तो बस इतना कि हिटलर की गृह नीति में क्या क्या शामिल था? तो अधिनायक तंत्र की स्थापना, विशेष सुरक्षा दल का गठन, यहूदियों का भीषण अत्याचार, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, युवाओं के प्रति नीति और नाजीवाद के प्रसार के लिए प्रचार माध्यम का सहारा, धर्म के प्रतिनिधि, जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास और आर्थिक सुधार। और इस पूरे लेक्चर में अब हम समझ गए कि किस तरह प्रोपेगेंडा वार के द्वारा यहूदियों के विरुद्ध ये घृणा का माहौल पैदा करने में सफल हुए, जिसका भारी खामियाजा भी चुकाना पड़ेगा, जो आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे। और वोमेन्स की क्या स्थिति थी? वोमेन्स को प्रोडक्शन मशीन बना दिया गया, सिर्फ बच्चे पैदा करो, अच्छी माँ बनो। और तीसरी चीज़ के कैसे पूरे जर्मन जनता पे टोटल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया। तो उसके लिए हम यहाँ जो पुलिस व्यवस्था है, जो गेस्टापो या क्रिमिनल पुलिस या स्टॉर्म ट्रूपर्स है या सिक्योरिटी सर्विसेज है या द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स है, इन सब के माध्यम से देखा कि किस तरह इन्होंने अपने गुप्तचर जाल को फैला करके एक एक आदमी को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए ताकि उनका भी भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।